दोस्तों, इस वीडियो में हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय होता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस प्रमेय की सबसे पहले सही उपपत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्विशंस अरिथमेटिकी में दी थी और कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो चलिए इस प्रमेय को समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे भाज्य संख्याएं होती हैं। और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। इस प्रमेय में हमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जैसे यहाँ पर 10 ये एक भाज्य संख्या है। अब 10 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में यदि व्यक्त करें तो हो जाएगा 2 गुणे 5। इसी प्रकार एक और भाज्य संख्या लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये 50 कोई भाज्य संख्या है, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। 2 पंचे 10 पचे 50। अब यहाँ पर एक और बड़ी संख्या लेते हैं 32,760 को। इसके गुणनफल होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब एक और बात समझने वाली है कि जब भी हम किसी भी भाज्य संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करके और धीरे धीरे क्रमशः आगे की ओर बढ़ते हैं। मतलब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड आरोही क्रम में करते हैं। अब यहाँ पर जो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है, अब इन अभाज्य गुणनखंडों में से आने वाले क्रम के बिना ये अद्वितीय होते हैं। समझते हैं कैसे? जैसे यहाँ यदि हम समझें तो ये 2 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 2, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये तो यूनिक होंगे ही। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखें तो 2 गुणे 5 गुणे 5 है। अब इसको हम 5 गुणे 2 गुणे 5 करके लिख सकते हैं, या फिर इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 2 गुणे 5 की घात 2, घातांक रूप में लिख देंगे। तो घातांक रूप में लिखने से क्या है, ये यूनिक बन जाएंगे, मतलब ये अद्वितीय हो जाएंगे। अब 2 जैसा यहाँ पर कोई गुणनखंड नहीं और 5 की पावर 2 जैसा अन्य कोई गुणनखंड बचा ही नहीं यहाँ पर, तो ये दोनों अद्वितीय होंगे। ठीक यहाँ समझते हैं। अभी यह जो गुणनखंड है क्रम में दिया गया है, तो यदि हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, तो ये अद्वितीय हो जाता है। 2 की घात 3 यहाँ पर कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, 3 की घात 2 यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, 5 जैसा नहीं है, 7 जैसा नहीं, 13 जैसा नहीं। तो जिसके समान कोई अन्य ना हो उसे ही तो अद्वितीय बोलते हैं। जैसे हमारे सूर्य देवता हैं, सूर्य जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं। जब से हम इस दुनिया में आए हैं तो सूर्य को इकलौता ही तो देख रहे हैं। सूर्य जो है तो यूनिक हो गया। अब भले ही हम सूर्य को दिवाकर कहें, भास्कर कहें, कुछ भी कहें, पर वो तो एक ही है ना, यूनिक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये गुणनखंड भी यूनिक होंगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया होगा तो इस प्रमेय में कुछ नहीं, बस इतना ही है। अब हम सीधे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। इस उदाहरण को सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो यह 25 कोई संख्या है। ठीक है। अब 25 जो है तो 25 का जो अंक है वह 5 पर समाप्त हो रहा है। उसी प्रकार 212 212 भी कोई संख्या है। अब इस संख्या का जो अंक है वह 2 पर समाप्त हो रहा है। अब इस उदाहरण के हिसाब से हम मान लेते हैं कि यदि कोई संख्या है और वह शून्य पर समाप्त होगी तो उसके लिए क्या शर्त रहेगी। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 10 होना चाहिए। तो यदि हम 10 यहाँ पर गुणा कर दें 25 से तो ये 250 हो जाएगा। अब 250 जो ये संख्या है इसका ये अंक शून्य पर समाप्त हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे
तो यह 2120 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर भी यह जो संख्या है यह शून्य पर समाप्त हो रही है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी भी संख्या में 10 का गुणा करेंगे, ठीक, या फिर यूं कहें कि उस संख्या के गुणनखंड में 10 आएगा तभी वो संख्या शून्य पर समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पर 10 तो भाज्य संख्या है, पर हमें चाहिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हमें संख्याओं को लिखना है। तो 10 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 5। तो मतलब ये है कि किसी भी संख्या के गुणे में 10 होना चाहिए या फिर 2 गुणे 5 होना चाहिए। भाज्य संख्या लेंगे तो 10 का गुणा करना है, तब वह संख्या शून्य अंक पर समाप्त होगी। और अगर अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो 2 और 5 उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आने चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देखें तो 4 की पावर या नहीं, यानी कि ये 4 है और 4 का गुणनखंड होता है 2 और 2, 2 दूना 4, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जब तक 4 के गुणे में 5 नहीं होगा, यानी कि 4 के गुणनखंड में 5 नहीं होगा, तब तक यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो चलिए इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। यदि n के किसी मान के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। अर्थात 4 की घात n का एक गुणनखंड 5 होगा, लेकिन यहाँ 4 की घात n बराबर हमें 2 की घात 2n ही प्राप्त होगा। 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है, 5 नहीं आ सकती है। तो गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 की घात n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। अतः n का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल का आपको आंसर देना है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि का आपको प्रयोग करना है। अब इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन करने से पहले हम समझ लेते हैं एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स होता है बड़ा से बड़ा, और कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ या फिर यूं कहें एक जैसा। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, मतलब कि बड़ा से बड़ा एक जैसा गुणनखंड। ये होता है एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा से छोटा कॉमन गुणज। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं 6 और 20 का एचसीएफ। 6 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड से 2 गुणे 3, और 20 का होगा अभाज्य गुणनखंडन 2 दाहम 20 2 पंचा, मतलब यहाँ पर होगा 6 बराबर 2 गुणे 3 और 20 बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 5। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। इसको लिख सकते हैं आप 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। एचसीएफ में हमने क्या पढ़ा था? एचसीएफ में हमने पढ़ा था बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लेते हैं। तो दोनों का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है 2, यहाँ पर भी आ रहा है 2, यहाँ पर भी। तो उभयनिष्ठ मतलब एक जैसा। अब दोनों में एक जैसा गुणनखंड क्या है? 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 की घात 2 है और यहाँ पर 2 की घात 1 है। तो 2 की घात 1 को यदि हम यहाँ पर इसको खोल के यदि लिखे होते तो इस प्रकार से लिखते 2 की घात 1 गुणे 2 की घात 1, ठीक है। तो मतलब 2 की घात 1 यहाँ से और 2 की घात 1 यहाँ से, यही दोनों क्या होंगे? एचसीएफ होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की घात 1 होगा। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि 2 की घात 2 यहाँ पर एचसीएफ होगा, क्योंकि यदि हम कॉमन की बात करें, ठीक है, तो कॉमन यहाँ पर 2 की घात 1, केवल और केवल दोनों में 2 की घात 1 अर्थात 2 ही एक जैसा है, 2 की घात 2 एक जैसा नहीं है। यहाँ पर हमने गुणनखंड के माध्यम से एचसीएफ को समझ लिया। गुणज की सहायता से हम आगे एलसीएम को समझते हैं। तो गुणज मीन्स जैसा कि हमने यहाँ पे कहा पहाड़ा। तो पहाड़ा किसका? तो जो ये संख्याएं हैं उनका पहाड़ा, ठीक है, 6 का और 20 का। तो चलिए यहाँ पे पहाड़ा लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने 6 और 20 का पहाड़ा लिख लिया है। पहाड़ा मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स गुणज, और पहाड़ा गुणज ही होता है। तो 6 की ये गुणज होंगे, ठीक है, और ये 20 का गुणज। तो जो सबसे छोटा कॉमन गुणज होगा वही इन दोनों का एलसीएम होगा। तो चलिए मैच करवाते हैं, जो कॉमन यानी कि एक जैसा इसका भी और इसका भी, दोनों का। सबसे पहले क्या मिलता है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ तो कोई संख्या 40
20 तो कहीं मिल नहीं रही, 40 भी नहीं है। 60 को देखें तो 60 यहाँ पर और यहाँ पर, यानी कि सबसे पहले दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो 60 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम 6 और 20 का 60 हो जाएगा। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पहाड़ा यानी मल्टीपल या फिर गुणज, ये एलसीएम के लिए होता है और गुणनखंड जो होता है एचसीएफ के लिए होता है। पर यहाँ पर हम अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है इसे, 6 और 20 का एचसीएफ एवं एलसीएम। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो हमने पहले ही कर लिया, हालांकि यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की यदि अकॉर्डिंग हम देखें तो जो सबसे छोटी घात होती है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं, इन गुणनखंडों में से प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात एचसीएफ होगी और इन्हीं गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात जो इनसे संबद्ध है वो एलसीएम होगी। तो देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, पर इन दोनों में छोटी घात कौन सी है? 1 है, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, जो इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड हैं और आपस में एक दूसरे से संबद्ध है, मतलब जैसा यहाँ पर 2 तो कॉमन है ही है, तो 2 यहाँ सबसे बड़ी घात ले लेंगे, इसके बाद 5 और ये 3, ये सारे अंक यहाँ पर ले लेना है। कॉमन में से बड़ी घात लेनी है और जो कॉमन नहीं है तो फिर ऑलरेडी वो बड़ी घात होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एलसीएम हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 6 को आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है। उदाहरण नंबर 7 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि का आपको यूज करके एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, और फिर इसके बाद ही एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लिया है। 96 का प्राप्त हुआ 2 की घात 5 गुणे 3 और 404 का प्राप्त हुआ 2 की घात 2 गुणे 101। ठीक है, अब चूंकि हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए यहाँ पर हो जाएगा जो भी कॉमन यहाँ पर गुणनखंड होंगे उन कॉमन गुणनखंडों की सबसे छोटी घात ही एचसीएफ होगी। तो यहाँ पर 2 की घात 2 ये जो है तो प्रत्येक गुणनखंडों में से सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ यहाँ पर हो जाएगा 96 और 404 का 2 की घात 2 अर्थात 4। 2 की घात 2 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है, इसलिए एचसीएफ 96 और 404 बराबर हो जाएगा आपका 2 की घात 2 अर्थात 2 दूना 4। ठीक है, ये आ गया अपना एचसीएफ। और एलसीएम निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। 2 संख्याएं वही हैं जिनका हमने यहाँ पर एचसीएफ निकाला है, 96 और 404। तो यहाँ होगा 96 गुणे 404 बराबर में हो जाएगा, एचसीएफ हमने प्राप्त किया है इनका तो 4 यहाँ पे और ये एलसीएम। चलिए पक्षांतर कर देते हैं, तो एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर 96 गुणे 404 और एलसीएम के गुणे में 4 है तो ये इधर साइड करेंगे तो भाग में जाएगा, तो यहाँ ये 4 भाग में आ गया। कैंसिल करते हैं तो 4 एकम 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 96 गुणे 101 बराबर 96 एकम 96 का 6 हासिल का 9, 96 शून्यम 0 तो ये हासिल का 9 उतर आया और 96 एकम 96, तो इस प्रकार 9696 ये एलसीएम हो जाएगा। अतः एलसीएम 96 और 404 बराबर 9696, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल नंबर 7 को हल कर लेना है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले संख्याओं का 6 का, 72 का और 120 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 तिहाई 6, 72 का करके देख लेते हैं तो 2 से कैंसिल होगा, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 से फिर से कैंसिल होगा भी ये, तो 2 एकम 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिकाई 9। 120 का यदि देखें तो 120 का हम
अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, 2 से कैंसिल होगा तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से, तो 3 बचे 15। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 6 का 2 गुणे 3, 72 का प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 120 का प्राप्त हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 को 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1। 72 के गुणनखंडन को लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। 120 के गुणनखंडन को लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। एचसीएफ के लिए हमारी कंडीशन थी कि प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडन की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंडन देखते हैं, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब 5 औच नहीं है, तो मतलब कि 2 और 3 उभयनिष्ठ गुणनखंडन पर सबसे छोटी घात है 2 की घात 1 और 3 की घात 1। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि 2 की घात 1 और 3 की घात 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडन की सबसे छोटी घात है। 2 की घात 1 और 3 की घात 1 प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात है। इसलिए एचसीएफ 6, 72, 120 का क्या हो जाएगा, 2/3 6 यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। अब चलिए एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम होता है इन संख्याओं के संबद्ध गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। 2 जो कॉमन है तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 की घात 3 है, 3 जो कि कॉमन है इसकी सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 है। और यहाँ पर 5 की बात करें तो 5 ना ही 6 के गुणनखंड में और ना ही 72 के, केवल 120 के, तो 5 की घात 1 ही, तो 5 में से 5 की घात 1 ही सबसे बड़ी घात होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1 प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातें हैं जो तीनों संख्याओं से संबद्ध है। अतः एलसीएम 6, 72 और 120 बराबर हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। 2 की घात 3, 2 दूना 4 दूना 8, 3 की घात 2 9 गुणे 5। इस प्रकार से 9 8 72, 72 पंचा 360, तो यहाँ पर हो गया 360। यही हमारा आंसर है। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें।